Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28 July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Gulf Stream system that may collapse by 2025. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view, also important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो गल्फ स्ट्रीम इसके बारे में आप ज्योग्राफी के क्लासेस में जरूर पढ़ते होंगे। तो गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट दैट मूव्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन and then it originates from Gulf of Mexico region and then it moves along the eastern American coast और यही गल्फ स्ट्रीम आगे जाकर के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है जो नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को खासकर ब्रिटिश आइल्स को वार्म रखने में मदद करता है। तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम इसका नाम पड़ा है बिकॉज ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको और आगे जाकर के ये फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म ओशन करंट है। तो this Gulf Stream, as I said, it extends into northern region as North Atlantic Drift. अगर आप देखें तो गल्फ स्ट्रीम का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए गल्फ स्ट्रीम इज ओवरऑल पार्ट ऑफ जायंट कन्वेयर बेल्ट क्रिएटेड बाय द ओशनिक करंट्स ऑन आवर अर्थ। क्या है कन्वेयर बेल्ट का मतलब? देखिए आप इस इमेज को देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ओशन करंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारे अर्थ के लिए। इक्वेटर के पास से वार्म ओशन करंट से स्टार्ट होते हैं। दिस वार्म ओशन करंट्स देन मूव टुवर्ड्स द पोल और पोल पे जाकर के ये सबसाइड करते हैं। तो फिर वहां से कोल्ड ओशन करंट जो है वो धीरे 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 फिर पोल से इक्वेटर की तरफ ऐसे मूव करता है और इस तरीके के ओशन करंट्स बाकी पूरे दुनिया भर में ऐसे चल रहे हैं जैसे कि एक बड़ा सा कन्वेयर बेल्ट हो। उसी कन्वेयर बेल्ट का हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम। यहाँ जो आप देख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम जो आगे जाकर के बन जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं? क्या कन्वे करता है, क्या ये ट्रांसपोर्ट करता है? आंसर इज हीट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के हीट डिस्ट्रीब्यूशन में, हीट बजट को मैनेज करने में मदद करता है। आप सबको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर के पास ओवरऑल ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा वार्मिंग होती है क्योंकि सन रेज डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन ओनली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस एरिया में एक्सेसिव हीटिंग होती है। अगर ओशन करंट्स नहीं होते तो ये एरिया बहुत ज्यादा वार्म होता, बहुत ही ज्यादा। अभी भी वार्म है रिलेटिवली एज कंपेयर टू टेम्परेट एंड पोलर रीजन, लेकिन ये और भी ज्यादा वार्म होता। लेकिन ये जो ओशन करंट्स हैं ये ऐसे मूव करते हैं यहाँ से वार्म ओशन करंट की और ये थोड़ा हीट ले जाता है पोलर एरियाज में। इस कारण से हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अर्थ के अलोंग। तो ये जो ओशन करंट्स हैं अलोंग विथ एटमॉस्फेरिक विंड्स, जो सरफेस विंड्स हैं, प्लानिटरी विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक विंड्स, इस तरीके से तीन सेल्स बनते हैं। आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हेडले सेल्स ट्रॉपिकल रीजन में, देन फेरल सेल्स टेम्परेट रीजन में, देन पोलर सेल्स। ये एटमॉस्फेरिक विंड्स और ओशन करंट्स ये दोनों मिल करके हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, हीट बैलेंस को मैनेज करने में मदद करते हैं क्योंकि इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा हीटिंग होती है, सबसे ज्यादा वार्मथ रहता है। और फिर ये जो विंड्स हैं, सरफेस विंड्स एज वेल एज अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स, ये मिलकर के हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। एट द सेम टाइम द ओशन करंट्स दे रीडिस्ट्रीब्यूट द हीट along the earth and that is why they act like giant conveyor belt। इस बार एपीएससी मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में। डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम मेंटेन्स हीट बैलेंस। तो ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम है ये कैसे हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सवाल पूछा गया था। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि कैसे ओशन करंट्स हीट बैलेंस करते हैं। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो मुद्दा यह है कि पहले हमने देखा कि गल्फ स्ट्रीम है क्या एंड हाउ इट एक्सटेंड्स इनटू नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर मैंने आपको बताया कि गल्फ स्ट्रीम एंड एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इट विच इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज ओवरऑल पार्ट ऑफ लार्ज जायंट कन्वेयर बेल्ट जो मिल करके अर्थ का सारा ओशन करंट्स बनाते हैं।
एंड दिस कन्वेयर बेल्ट हेल्प्स इन हीट मैनेजमेंट ऑफ द अर्थ। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है गल्फ स्ट्रीम का, मैंने आपको बताया कि गल्फ स्ट्रीम यह है, मान लीजिए गल्फ स्ट्रीम, आगे जाकर के गल्फ स्ट्रीम बन जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज वार्मर। इसका इससे फायदा क्या होता है? अब देखिए, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन रीजन है, खासकर ब्रिटेन को आप देखिए, ये वाला रीजन यहां जाकर के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है। तो ब्रिटिश रीजन है या नॉर्वे का जो पार्ट है, ये रिलेटिवली वार्म रहता है, काफी वार्म रहता है, बिकॉज ऑफ दिस वार्म ओशन करंट, एज कंपेयर टू द सेम लैटिट्यूड पे द रीजन ऑफ कनाडा। यहाँ पे जो न्यू फाउंडलैंड वगैरह है, ये काफी ठंडा है, फ्रोजन है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है? लैब्राडोर करंट, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हो सकता है आपको साफ साफ ना दिख रहा हो, बट कनाडा कोस्ट पे कौन सा करंट चल रहा है जी? लैब्राडोर करंट, विच इज कोल्ड करंट। क्योंकि यही गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ करके बन जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ कनाडा के कोस्ट पे लैब्राडोर विच इज कोल्ड करंट, और ठीक उसके विपरीत यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट विच इज वार्म। तो यही कारण है कि सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी ये वाला पार्ट जो है कनाडा का, काफी ठंडा होता है एज कंपेयर टू ब्रिटिश आइल्स या नॉर्वे या स्वीडन के जो रीजन है। और यही कारण है कि कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं यहाँ पे, हैमरफेस्ट वगैरह, दे डू नॉट फ्रीज इवन ड्यूरिंग द विंटर टाइम, दे ऑपरेट थ्रू आउट द ईयर। ये सब खासियत है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की, ये इम्पैक्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ऑन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ब्रिटेन का तो पूरा का पूरा आप समझिए, जो क्लाइमेट है उस पर सबसे डोमिनेटिंग इम्पैक्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का। तो इन वे, बाय दिस एक्सप्लेनेशन आई होप यू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल ये जो ओशन करेंट्स हैं, दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर हीट बैलेंस, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। देखिए, ये जो रीजन है ओशन करंट का, ये वाला पार्ट जिसमें गल्फ ऑफ मेक्सिको से गल्फ स्ट्रीम चलती है और आगे जाकर के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, इसको कभी कभार कह दिया जाता है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। और ये जो AMOC वाला रीजन है, ये जो ओशन करंट्स हैं, ये जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं ओशन करंट के, दे आर टर्निंग वीक, ये कमजोर हो रहे हैं। और साइंटिस्ट का मानना है, एक IPCC की रिपोर्ट छपी थी एक साल पहले, उसका जो सिक्स्थ रिपोर्ट है, वो कह रहा था कि बाय द एंड ऑफ दिस 21st सेंचुरी, ये जो साइकिल है या उस सर्कल है, ये पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन मौजूदा रिपोर्ट कहता है, एक हाल फिलहाल में एक रिसेंट स्टडी कहता है, वो कहता है कि दिस साइकिल AMOC में ब्रेक एज अर्ली एज 2025, ये 2025 तक ही टूट सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये AMOC कमजोर पड़ क्यों रहा है? व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड इट? ये क्यों कमजोर पड़ रहा है? और देखिए, अगर ये टूट गया तो पूरा का पूरा ओशन करंट धीरे धीरे टूटने लगेंगे। अगर ओशन करंट टूटने लगे तो अर्थ का जो हीट बैलेंसिंग का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड दैट विल हैव सीवियर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो आखिर क्यों कमजोर हो रहा है AMOC? इसको समझने के लिए हमें ओशन करंट का थोड़ा मैकेनिज्म समझना होगा कि आखिर ओशन करंट काम कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि वॉर मोशन करंट सरफेस से चलता है, इक्वेटर के पास वॉर मोशन करंट बनते हैं। होता क्या है, इक्वेटर के पास ज्यादा हीटिंग हुई, हीटिंग होने के कारण यहाँ का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा स्वेल हो जाता है, थोड़ा सा, वो आप कह सकते हैं एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने के कारण वो थोड़ा सा, वो स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होने के कारण पोलर एरिया की तुलना में यहाँ पे जो सरफेस है वो थोड़ा सा राइज कर जाएगा। राइज करने के कारण यहाँ से इक्वेटर रीजन से वाटर जो है वो धीरे धीरे पोलर रीजन में फ्लो करने लगेगा। बट एट द सेम टाइम चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस कारण से वाटर विल गेट कलेक्टेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और फिर ये जो कलेक्टेड वाटर है, वार्म वाटर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ये फिर एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में फ्लो करना शुरू करेगा एंड विल मूव टुवर्ड्स द पोलर रीजन। ठीक है, आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव अ ब्रीफ आइडिया टू यू ऑल कि कैसे इक्वेटर से एक वार्म करंट स्टार्ट होता है, जो हमारे इस पर्टिकुलर केस में गल्फ स्ट्रीम है। इक्वेटर से ये वार्म करंट स्टार्ट हुआ,
यहाँ पे हीटिंग होगी, स्वेलिंग होगी, एक आप कह सकते हैं ग्रेडियंट बनेगा या स्लोप बनेगा। वाटर यहाँ से इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेगा, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ रोटेशन water gets collected on the western coast. It's a very simplistic explanation of formation of ocean current, and then ocean currents will start moving towards the equator. हमारा ध्यान जो है, हमारा इंटरेस्ट वाला एरिया ये है, जब ओशन करंट इक्वेटर के पास आते हैं तो आई एम सो सॉरी, ओशन currents will start moving towards these warm ocean currents will start moving towards poles. जब ये warm ocean currents poles के पास पहुंचते हैं तो पोलर एरिया में तो टेम्परेचर काफी कम होता है. दिस वार्म ओशन करंट लूज देयर हीट. ये हीट लूज करते हो धीरे धीरे आकर के ये फ्रोजन होने लगते हैं, आइस बनाने लगते हैं. अब ये वार्म ओशन करंट जब फ्रीज होकर के आइस बनाता है तो नेचुरल सी बात है कि वार्म ओशन करंट के अंदर जो भी सॉल्ट कंटेंट अवेलेबल था वो सॉल्ट रिलीज हो जाएगा. क्योंकि देखिए, आप समझिए इस बात को कि वार्म करंट जा रहा है, ये वार्म करंट जा रहा है, इस वार्म करंट में सैलिनिटी काफी अच्छी खासी होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर में सॉल्ट रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है वाटर की. तो सैलिनिटी अच्छी खासी है. जब यहाँ तक पोल तक पहुंचा तो वो धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट हो रहा है. जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वो सॉल्ट को रिलीज कर देता है, उसके सॉल्ट होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है. तो द वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस एंड इट विल रिलीज द सॉल्ट द डाउन साइड. और ये जो सॉल्ट है, ये जब रिलीज होगा तो यहाँ के वाटर की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ा देगा. और ये बढ़ा हुआ जो वाटर का डेंसिटी है फिर वो आगे वाले वाटर को धक्का देगा, और ऐसे वो धक्का दे दे करके कोल्ड वाटर करंट स्टार्ट करा देता है दैट कम्स टुवर्ड्स द इक्वेटर. तो यहाँ से वार्म करंट शुरू हुआ. ये वार्म करंट काफी सारा सॉल्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है. इट रीचेज द पोलर रीजन. यहाँ पे वाटर विल गेट फ्रोजन अप एंड द सॉल्ट कंटेंट विल बी रिलीज. तो सॉल्ट जब रिलीज होगा तो नीचे वाले वाटर का, जहां पे आइस बन रहा है उसके नीचे वाला वाटर का डेंसिटी बढ़ेगा, एंड दैट इंक्रीज डेंसिटी वाटर विल गिव अ थ्रस्ट, पुश, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड वाटर करंट, जो सब सरफेस एकदम ओशन सरफेस के पास से रिलीज होगा और वो धीरे धीरे फिर वो इक्वेटर तक आते आते राइज कर जाएगा. तो इस तरीके से ओशन करंट्स क्रिएट होते. अब प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये आइस फॉर्मेशन उतनी इंटेंसिटी से हो नहीं रहा है. वार्म वाटर आ तो रहा है, लेकिन ये वार्म वाटर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ठीक से फ्रीज नहीं हो पा रहा है. और फ्रीज ना होने का नतीजा ये है कि उतना सॉल्ट रिलीज नहीं होगा. जब सॉल्ट रिलीज नहीं होगा तो कोल्ड वाटर करंट नहीं बन पाएगा. एंड दैट इज हाउ इंटायर एएमओसी, दिस एएमओसी इज गेटिंग वीकनिंग अप. क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और यहाँ पे आइस पूरी तरह से बन नहीं पा रहा है. And when AMOC will weaken up, entire ocean current conveyor belt will get broken up, and that will have severe impact on overall climate across the world. So global warming, as I said, is weakening the process of formation of ice at the poles and hence weakening overall ocean current. तो गल्फ स्ट्रीम सिस्टम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज पार्ट ऑफ लार्जर ओशनिक कन्वेयर बेल्ट which helps in maintaining Earth's heat balance. Its extension in the form of North Atlantic drift helps in mild winter in Western Europe as compared to Canada. Current issue क्या है? AMOC circulation is losing stability due to global warming, and this may negatively impact ocean ecosystem. तो हमने तीन करंट्स के बारे में तो इसी आर्टिकल में देखा है, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड लैब्राडोर करंट. तो इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट ओयासियो करंट. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about staple visa issue, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, स्टेपल वीजा, नॉर्मली आप किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प्ड वीजा लगाता है इमिग्रेशन ऑफिसर. आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगता है जो परमानेंट प्रूफ हो जाता है कि आप किस देश में घूमने गए, कितने दिन के लिए घूमने गए, किस पर्पज से गए. लेकिन स्टेपल वीजा जो होता है उसमें स्टैंप के बजाय इमिग्रेशन ऑफिसर इस तरीके का एक पेपर स्टेपल कर देता है आपके पासपोर्ट पे. एडिशनल पेपर इज अटैच्ड विथ योर पासपोर्ट, और जब आप लौट करके आते होते हैं तो उस टाइम में ये पेपर हटा लिया जाता है. यानी कि सरल भाषा में, अगर आपको स्टेपल वीजा दिया गया है किसी जगह पे जाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि
जब आप लौट करके आएंगे तो उस पेपर को, जिसको स्टेपल किया गया था वीजा पर्पस के लिए, उस पेपर को अगर आप हटा दें तो कोई भी प्रूफ नहीं रह जाता है कि आप उस देश में गए थे या नहीं। तो ये है बात स्टेपल वीजा की। तो बेसिकली दो तरह के वीजा होते हैं, स्टैम्प्ड वीजा एंड स्टेपल वीजा। अब करेंटली ये न्यूज में क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ से 8 एथलीट्स की एक टीम जाने वाली थी चाइना में टू compete फॉर एन इंटरनेशनल एथलीट इवेंट, समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, दैट वाज टू बी हेल्ड इन चेंगडू रीजन इन चाइना। उन 8 एथलीट्स में से 3 अरुणाचल प्रदेश से थे, and they were to participate in a game वुशु। चलिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा ये है कि 8 में से 3 एथलीट अरुणाचल प्रदेश से थे। तो ये जो 3 एथलीट अरुणाचल प्रदेश से थे, उसको चाइना ने, उन तीनों को चाइना ने स्टेपल वीजा दिया, ना कि स्टैम्प्ड वीजा दिया। और इसको लेकर के फिर काफी ज्यादा बात बढ़ के डिस्प्यूट बढ़ गया, और फिर इंडिया ने फैसला किया कि उनका कोई भी एथलीट इस समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों स्टेपल वीजा को लेकर के इतनी ज्यादा नाराजगी वाली बात हो गई? वाई देयर वाज हाई टेंशन और हॉस्टिलिटी बिकॉज ऑफ दिस स्टेपल वीजा? तो देखिए, वीजा, पासपोर्ट, ये सब चीजें सोवरेनिटी का साइन है। अगर मेरे देश में आने से पहले अगर कोई भी इंसान मुझसे वीजा मांगता है, मतलब वो आइडेंटिफाई करता है द सोवरेनिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस लैंड। भारत सरकार से अगर आप वीजा मांग रहे हैं, मतलब यू आइडेंटिफाई द सोवरेनिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस लैंड। व्हेन you respect the passport of India, that means you identify the sovereignty of India on this land. When you hold Indian passport, that means you identify that this land belongs to the government of India or Indian nationals. मुद्दा यह है कि वीजा, पासपोर्ट, ये सब चीजें जो हैं डायरेक्टली सोवरेनिटी से लिंक करके देखी जाती हैं। अभी चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, डिस्प्यूट करता है अरुणाचल प्रदेश को। बेसिकली जो लाइन है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में, मैकमोहन लाइन, उसकी लीगलिटी को आइडेंटिफाई करने से मना करता है चाइना। इसकी हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। 1914 में मैकमोहन लाइन वाज डिसाइडेड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ तिब्बत एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मैकमोहन थे, जिस कारण से इसका नाम पड़ा मैकमोहन लाइन। अभी लेटर ऑन चाइना अक्वायर्ड तिब्बत 1950s में। तो अब चाइना कहता है कि तिब्बत तो हमेशा से चाइना का हिस्सा था, तो तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अलग से इंडिपेंडेंट तौर पे कैसे ये अग्रीमेंट साइन कर सकते थे ब्रिटिश इंडिया के साथ? मतलब 1914 में जो अग्रीमेंट साइन हुआ था वो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन हुआ था। नाउ चाइना से कि तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा साइन किया हुआ ये अग्रीमेंट वो नहीं मानेंगे, क्योंकि तिब्बत वाज नेवर एन इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस स्टेट। तो जो भी मुद्दा है, चाइना डिस्प्यूट्स द लीगैलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन विच सेपरेट्स तिब्बत फ्रॉम इंडियाज अरुणाचल प्रदेश। और चाइना कहता है कि इंटायर अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना। और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश से जो लोग चाइना विजिट करना चाहते हैं उनको चाइना स्टैम्प्ड वीजा ना देकर के स्टेपल वीजा देता है। उसका कहना है कि ये पार्ट तो ऑलरेडी चाइना का है, अपने ही देश में घूमने के लिए आपको वीजा की क्या जरूरत है? लेकिन चलिए ठीक है, अभी चूंकि अरुणाचल प्रदेश, उसका ऐसा मानना है चाइना का कि अरुणाचल प्रदेश है तो चाइना का हिस्सा लेकिन भारत के पास है, ऐसा चाइना का मानना है। तो है तो चाइना का हिस्सा लेकिन भारत के पास है, इसलिए मौजूदा टाइम में अगर अरुणाचल प्रदेश से कोई भी इंसान चाइना जाना चाहता है, तिब्बत जाना चाहता है, तो उसको वो स्टैम्प्ड वीजा तो नहीं देगा, बट स्टेपल वीजा देगा। तो स्टैम्प्ड वीजा दे दिया अगर चाइना ने, तो इसका मतलब चाइना ने कंसीड कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू इंडिया। और स्टेपल वीजा दे दिया, उसका मतलब चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। तो ये जो स्टेपल वीजा और स्टैम्प्ड वीजा का खेल है, दैट इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री ओवर अरुणाचल। स्टैपल देता है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश पे चाइना खुद का क्लेम करता है। ठीक है। और आपको एक और बात जाननी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को भी चाइना स्टेपल वीजा ही देता है अगर उनको चाइना जाना है तो, क्योंकि चाइना का कहना है कि जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो ए डिस्प्यूटेड रीजन। तो स्टेपल वीजा का सारा इशू है, issued by China to 3 athletes from Arunachal Pradesh, and that is why India pulled out from an international competition that was to be held in China. Why China gives a staple visa to the residents of Arunachal? Because China disputes legality of McMahon Line and it claims entire Arunachal Pradesh.
China also issues staple visa to the residents of Jammu and Kashmir. The next article is about Ludwigia peruviana. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ एलियन एंड इन्वेसिव स्पीसीज समझ लेते हैं। आपको वैसे भी नाम से ही आप गेस पर कर पाएंगे कि एलियन और इन्वेसिव स्पीसीज के बीच का अंतर क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को नेचुरल तरीके से बिलोंग नहीं करता है, वो उस इकोसिस्टम के लिए कहा जाएगा एलियन स्पीसीज। जैसे हमारे देश में पूमा आ जाए, और पूमा तो मिलता है साउथ अमेरिका में, वो हमारे देश में आ जाए तो उसको कहेंगे एलियन स्पीसीज। हमारे देश में कंगारू आ जाए तो एलियन स्पीसीज, राइट। नॉर्मली इस तरह के बड़े बड़े साइज के एलियन स्पीसीज तो नहीं आते हैं अनलेस दे आर स्मगल्ड और ट्रांसपोर्टेड इन इलीगल मैनर, राइट। हमने चीता मंगाया है, लेकिन अब काफी सारे नंबर्स में मंगाया है इन होप कि चीता की पॉपुलेशन इंडिया में भी डेवलप हो जाए और दे नो लॉन्गर रिमेन एलियन स्पीसीज टू इंडिया। नॉर्मली जो एलियन स्पीसीज दूसरे देशों में पहुंचते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या छोटे छोटे प्लांट्स के फॉर्मेट में या प्लांट्स के सीड्स के फॉर्मेट में पहुंचते हैं। होता क्या है कि बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, यॉट होते हैं, वो अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने लोअर साइड में, ड्राफ्ट कहते हैं इनको, लोअर साइड में वाटर फिल करके रखते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे इस बड़े से शिप का। तो मान लीजिए कि साउथ अमेरिका के कोस्ट पे इस बड़े से शिप ने वाटर फिल किया और आकर के इंडियन कोस्ट पे इसने वाटर रिलीज कर दिया, तो हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी मरीन प्लांट का सीड वगैरह साउथ अफ्रीकन कोस्ट से उठ करके इंडियन कोस्ट पे रिलीज हो जाए। एंड दिस इज हाउ एलियन स्पीसीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके अलावा एलियन स्पीसीज इस कारण से भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन या स्मगलिंग के कारण भी आ सकते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस और बीइंग केप्ट एज पेट। अब देखिए, एलियन स्पीसीज जो है वो एक नए इकोसिस्टम के लिए एक नया स्पीसीज है, लेकिन अगर वही एलियन स्पीसीज उस नए इकोसिस्टम को डैमेज करना शुरू कर दे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो फिर उसको कहा जाएगा इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। और ये जो करंट न्यूज है इसी से रिलेटेड है। देखिए, एक इस तरीके का मरीन या एक्वेटिक प्लांट जिसका नाम है लुडविगिया पेरुवियाना। ये प्लांट ओरिजिनली तो बिलोंग करता है सेंट्रल या साउथ अमेरिका, लेकिन ये प्लांट जो है मरीन प्लांट ज्यादा से ज्यादा स्वैम्पी एरियाज में देखा जा रहा है इन तमिलनाडु। ये जो प्लांट है लुडविगिया पेरुवियाना, इट इज अ डिसिडुअस इन कूलर क्लाइमेट एंड इट इज एवरग्रीन इन वार्मर ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन। ये इसकी खासियत है। इसकी हाइट 12-12 फीट तक बढ़ जाती है। इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर ऑल्सो। मुद्दा क्या है कि तमिलनाडु में पता नहीं है कैसे पहुंच गया है, और तमिलनाडु के कई सारे जैसे स्वैम्पी इकोसिस्टम है, वहां पे ये काफी फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, और इतना फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है कि वहां पे बाकी ग्रासेस को ये ग्रो होने नहीं दे रहा है। और इसी कारण से जो एलिफेंट्स का जो इकोसिस्टम है या हैबिटेट है, जहां पे एलिफेंट्स वहां के नेचुरल ग्रासेस को ईट करके जिंदा रहते हैं, वो नेचुरल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है बिकॉज एलिफेंट्स डू नॉट प्रेफर ईटिंग दिस काइंड ऑफ वीड। ये जंगली पौधा है, एलिफेंट्स इसको खाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये जो लुडविगिया पेरुवियाना है, ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। पता नहीं कैसे साउथ अमेरिका से इंडिया में आ गया। तमिलनाडु के कई सारे स्वैम्पी एरियाज में वहां के लोकल ग्रासेस को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। दैट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एलिफेंट्स टू फाइंड देयर फूड। Ludwigia peruviana, invasive aquatic weed native to Central and South America, causing threat to the habitats of elephant in Tamil Nadu by destroying grasses. इससे मिलता जुलता टॉपिक पे ये एपी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2023 में सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and you can submit the answer in the comment section. The next article is about Namru fertilizer plant, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट असम के अंदर है। इट वॉज सेटअप एट नामरूप इन 1960s बाय फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी खासियत समझिए, ये जो नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट है, ये एशिया का सबसे पहला गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहला फर्टिलाइजर प्लांट है, क्योंकि पहला फर्टिलाइजर प्लांट तो इंडिया का है, दिस फर्टिलाइजर प्लांट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन रानीपेट इन तमिलनाडु 1906, वो अलग है। पहला फर्टिलाइजर प्लांट मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहला गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट पूरे एशिया का वो है नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट।
which was established by Fertilizer Corporation of India, but now it is owned by Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation of Limited. अभी न्यूज में क्यों आया नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट? बहुत ज्यादा न्यूज में इसलिए था क्योंकि ऐसे अफवाहें फैल रही थी, बातें चल रही थी कि नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट को सरकार बंद करने का फैसला कर रही है। कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट को बंद किया जाएगा। इसको लेकर के फिर असम में बहुत सारा चिंता, कंसर्न और प्रोटेस्ट भी शुरू हो रहा था। अब उस पर सफाई देते हुए, क्लैरिटी लाते हुए यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडविया ने कहा है कि नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट को जो बंद करने वाली बात है, दैट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, उसका उल्टा भारत सरकार सोच रही है कि नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट में अब नैनो यूरिया का भी प्रोडक्शन किया जाए। तो बेसिकली नैनो यूरिया फैसिलिटी में इसको कन्वर्ट किया जाएगा नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट को, जिससे इसका ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। नैनो यूरिया क्या होता है? लिक्विड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स में यूरिया कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उससे आप आउटकम भी दे सकते हैं और वो सस्ता भी हो जाता है एज कंपेयर टू पाउडर्ड यूरिया। तो नैनो यूरिया प्लांट में कन्वर्ट किया जाएगा नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट को। इज एशियाज ओल्डेस्ट गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट ओन्ड बाय ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। को नैनो यूरिया प्लांट में कन्वर्ट किया जाएगा। नैनो यूरिया इज बेसिकली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स विच इज चीपर एंड मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू पाउडर्ड यूरिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड हमने कल प्रश्न दिया था आपको। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड फिट फॉर 55 इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। एंड यहाँ पे इसमें आप देखो, ये ओनली होने के कारण ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत होते ही यू गेट द आंसर थ्रू एलिमिनेशन मेथड 1 and 3 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।